नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCS HMSR। इस वीडियो में कवर करेंगे कि प्राकृतिक खेती शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो खरीफ का सीज़न है या जो सीज़न शुरू हो चुका है फरवरी मास से, प्राकृतिक खेती शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय होता है। जैसे अब मेन मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत में धान गेहूँ फसल चक्कर है, तो इसमें ज़्यादातर एरिया में धान की फसल ली जाती है। तो प्राकृतिक खेती का सबसे अच्छा रिजल्ट धान की फसल में आता है। धान की फसल में क्योंकि इसका प्रबंधन ऐसा होता है, इसका मैनेजमेंट ऐसा होता है कि इसमें जो एरोबिक हैं यानी कि हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं और एनएरोबिक यानी कि बिना हवा वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो दोनों तरह के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों तरह के जब इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलता है हमें। और मिट्टी का जो जैविक कार्बन है वो भी हमें 1 या 2 साल के अंदर इसका रिजल्ट मिलने लगता है। और इसके बाद जो नाइट्रोजन का स्टेटस है वो भी अच्छा हो जाता है। और धान की फसल में तो कम से कम जब हम इसको प्राकृतिक खेती सही तरीके से करते हैं तो हमें किसी भी तरह की खाद की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जैसे अब गेहूं की फसल हमारी कट जाएगी, तो इसमें ये करें कि पानी और मिट्टी का सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग ज़रूर करवाएं आप। विशेष तौर पे आपका अगर बड़ा फार्म है तो उसमें ब्लॉक बना लें, आप 2 या 3 सैंपल ले लें। और अगर ये लगता है कि किसी 1 या 2 एकड़ में कोई विशेष प्रॉब्लम है तो उसका सैंपल अलग से लें, तो उसका एक पता लग जाएगा हमें कि हमारे पानी का स्वास्थ्य कैसा है और जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य कैसा है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो हमारा हेमोग्लोबिन देखता है कि इसका जनरल स्वास्थ्य कैसा है। तो मिट्टी के स्वास्थ्य में हमें 2 चीज़ें मुख्य रूप से आ जाएंगी। एक तो पानी के और मिट्टी के जो टेस्टिंग में, एक तो ये आ जाएगा कि ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, जैविक कार्बन क्या है, और दूसरे जो पोषक तत्व हैं, मुख्य पोषक तत्व हैं, उनका क्या स्टेटस है। जैविक कार्बन से हमें एक ओवरऑल अंदाजा हो जाएगा कि हमारी ज़मीन का एक स्वास्थ्य किस तरह का है। इसके अलावा जैसे पानी और मिट्टी को जब हम टेस्ट करवाएंगे तो उसमें ये पता चल जाएगा कि उसमें नमक हैं या नहीं है, और हैं तो कितनी मात्रा है उनकी। क्योंकि जो हरियाणा की लगभग जो ज़मीनें हैं उसमें 70% ज़मीनें ऐसी हैं जिनमें जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो पानी है, जो ट्यूबवेल्स का पानी है, उसमें नमक की मात्रा होती है। और जब ये सिंचाई करते हैं इस पानी के हम खेत में, तो वो नमक खेत में जमा होते चले जाते हैं और धीरे धीरे हमारी फसल को प्रभावित करने लग जाते हैं। तो इसका अगर नमक हमें लगता है कि कौन से नमक हैं, फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कि उसमें टेस्टिंग में दोनों तरह का आ जाएगा। आपकी EC ज़्यादा है या pH ज़्यादा है। अगर EC ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़मीन में घुलनशील नमक ज़्यादा है और उसका जो प्रबंधन है जिप्सम से नहीं होगा। और अगर आपकी ज़मीन में pH ज़्यादा है, 8 से ज़्यादा या 8.1 से ज़्यादा आने लग जाती है, तो उस ज़मीन में अघुलनशील नमक, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सोडियम जैसे जो ये मिनरल्स हैं ये बढ़ने लग जाते हैं और उसके लिए जिप्सम का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसमें हमें एक बार टेस्ट करवा लेंगे तो खेत की हमें स्वास्थ्य का और पानी का स्वास्थ्य का पता लग जाएगा और उस हिसाब से हम उसका प्रयोग करेंगे। दूसरा, अब गेहूं की कटाई के बाद ये इंश्योर कर लें कि खेत की लेवलिंग ज़रूर करवाएं आप। खेत की लेवलिंग से काफ़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। पानी की बचत तो होती है, आपका जो फसल का जो जमाव है वो भी एक सार होकर के आता है और उसमें जो दूसरे ऑपरेशन है वो भी अच्छे होते हैं। और एक बार जब आपने खेत में पौधों की संख्या इंश्योर हो जाती है तो उसमें खरपतवार भी बहुत कम आते हैं और उसमें बढ़वार भी अच्छी होती है। इसके अलावा जैसे अब शुरुआत कर रहे हैं हम प्राकृतिक खेती की, और आपके एरिए में या आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है, जो ट्यूबवेल का पानी है, उसमें नमक है, या धान गेहूं फसल चक्कर लंबे समय से जैसे करते आ रहे हैं, तो उसमें नीचे जो एक लेयर है, ऊपर की जो रूट जोन होता है लगभग 15-20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तक मानते हैं, 6 इंच तक, उसके नीचे लगभग 1 फुट के नीचे या 1 फुट के आसपास एक हार्ड लेयर यानी कि सख्त लेयर, एक सतह बन जाती है, जिसकी वजह से जो जड़ों का एक फैलाव है वो कम होने लग जाता है, फसल प्रभावित होने लग जाती है। और अगर खेत में या पानी में नमक ज़्यादा है तो वो पानी नहीं पीती है ज़मीन, वो पानी ऊपर खड़ा रहता है और वो फिर उसका नुकसान होता है। और वो नमक को भी उसमें घुलने की वजह से जो फसल की जो जड़ें हैं प्रभावित होती हैं, उसकी बढ़वारी प्रभावित होती है। तो उसमें एक बार आप सब सॉइलर
जिसको आप तोता हल कहते हैं, वो पलटता नहीं है ज़मीन को, वो कुछ देर दूरी पर आपकी ज़मीन में गहराई तक उसको काट देता है। उसमें जो एक टिल्लर होता है वो नीचे तक उसमें चला जाता है और नीचे से खोल देता है ज़मीन का मुंह, जिसकी वजह से जो अगर साल्ट हैं ज़मीन में तो वो भी आपके नीचे जा सकते हैं और उसके बाद आप ज़मीन की दूसरे ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो यानी कि जो इसमें सब सॉइलर तोता हल का प्रयोग करें, पलटू हल का प्रयोग ना करें, जिसको आप मोल्ड बोर्ड प्लो कहते हैं। उससे क्या होता है कि ज़मीन जो उलट पुलट ज़्यादा हो जाती है, ऊंची नीचे ज़्यादा हो जाती है, उसमें किसान का खर्चा ही बचता है। और कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि इसमें जो खरपतवार है, जैसे आपका ये खरपतवारों के बीज होते हैं या कीड़े बीमारियों के जो अंश होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन अब कई सालों से हम देख रहे हैं कि इतनी गर्मी भी नहीं पड़ पाती है और जल्दी ही जैसे बारिशें शुरू हो जाती हैं तो उसमें ये ज़मीनें कलोडी टाइप हो रही हैं, इनमें डले ज़्यादा बनते हैं। और मान लो खरपतवार हैं जैसे डिल्ला वगैरह है, उनके जो गांठें हैं या जो सूक्ष्म जीवाणु या बीमारियों के रोगाणु के जो अंश होते हैं, वो अगर उनके अंदर हैं तो वो भी नहीं मर पाते हैं, क्योंकि वो उसमें अंदर छुपे रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले लेवलिंग करवाएं और लेवलिंग से पहले, बल्कि लेवलिंग से पहले सब सॉइलर का प्रयोग करें, उसके बाद खेत में लेवलिंग का इंश्योर करें। और इसके बाद जैसे हमने फसल जैसे लेनी होती है, उससे कुछ समय पहले लेवलिंग के बाद इसमें आप खेत में गोबर की खाद या कंपोस्ट या घन जीवामृत जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या करें कि प्राकृतिक खेती में गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद का ज़्यादा प्रयोग हमें नहीं करना होता है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन साथ में उसमें जीवामृत का जो प्रयोग करेंगे तो उससे फायदा और ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे घन जीवामृत का प्रयोग करना है प्राकृतिक खेती में, तो हर फसल में आप जैसे हमारी ज़मीनों का जैविक कार्बन काफ़ी कम हो गया है, इसमें लगभग 8 से 10 क्विंटल घन जीवामृत आप तैयार करें पहले 1-2 साल के लिए। उसमें इतनी ही मात्रा में अच्छी तरह से गला सड़ा गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और जब आप खेत की तैयारी करते हैं फसल की बिजाई के लिए, तो उसमें आप ज़मीन में जैसे लास्ट प्लोइंग करते हैं, जैसे खेत की जुताई लास्ट करते हैं, उस टाइम पे टिलर वगैरह करते हैं, लास्ट हैरोइंग करते हैं, तो उससे पहले इसको छिड़क करके एक सार खेत में जैसे घन जीवामृत है 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ और 8 से 10 क्विंटल इसमें आप गोबर की खाद मिला सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर आपके पास गोबर की खाद या कंपोस्ट ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें, और उसके बाद फसल की बिजाई कर सकते हैं इसमें। इसके बाद जो एक प्राकृतिक खेती में मुख्य बात रहेगी वो है जो हरी खाद के रूप में फसल, जैसे इसमें ढैंचा, मूंग, उड़द या सन हेम्प सनी की फसल आप ले सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे आप ढैंचा, मूंग या उड़द का प्रयोग करेंगे तो इसमें ये फसलें जमीन में जो आपके खरपतवार के बीज पड़े हैं वो भी पहले जम जाएंगे। इसके अलावा जैसे सूक्ष्म जीवाणु या केंचुए हैं, उनको भोजन की जरूरत पड़ती है, उनको जो भोजन की एक जरूरत पड़ती है, तो दाल की फसलें ऐसी होती हैं जो तुरंत सूक्ष्म जीवाणुओं को भी, केंचुओं को भी भोजन उपलब्ध करवा देती हैं। क्योंकि जब हम इनकी ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये तुरंत गलने लग जाती हैं। जैसे अनाज की फसलें होती हैं, इनके फसल अवशेष गलने में बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन दाल की फसलें ऐसी होती हैं कि इनमें CN रेशियो इतना ज़्यादा नहीं होता है और ये तुरंत गलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके सूक्ष्म जीवाणु में केंचुए हैं उनको भी भोजन उपलब्ध होने लग जाता है। और जो फसल हम अगली रोपाई करते हैं, लगाते हैं, तो उसको भी जो पोषक तत्व जल्दी मिलने लग जाते हैं और फसल पीली भी नहीं पड़ती है। तो इसमें जैसे मान लो आपने हरी खाद धान के लिए ली है, तो उसमें तुरंत आप जैसे हरी खाद आप खेत में मिला देते हैं उसका, तो उसके जस्ट बाद या 2-3 दिन के अंदर आप धान की रोपाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां धान की जैसे फसल नहीं ली जाती है, तो वहां पर पानी की उपलब्धि भी कम होती है, तो वहां आप इसकी ढैंचे की हरी खाद लेकर के लगभग 8-10 दिन के बाद आप दूसरी फसल की बिजाई कर सकते हैं। वहां पर एक चीज़ जरूर कर दें कि जहां आपने धान की फसल नहीं लेनी है, तो उसमें जब ढैंचा जब जमीन में मिला दिया जाता है या मिलाने का प्रोसेस होता है, जैसे या एक बार उसको जैसे पहली बार हम उसको मिलाते हैं जमीन में, तो उसके बाद 1 या 2 ड्रम जीवामृत के उसके ऊपर जरूर स्प्रे करें। क्योंकि अगर वो स्प्रे उसमें करेंगे तो उनकी जो गलने की प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू हो जाएगी और पोषक तत्वों की जो उपलब्धि है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। तो इसमें अब आगे जैसे आपने ढैंचे की इसमें बिजाई करनी है, तो इसमें समस्या आ जाती है कि जैसे सुंडी का अटैक हो जाता है इसमें,
ढैंचे में। तो इसके लिए एक बार जब आप सिंचाई दें बिजाई के बाद, तो उसमें नीमास्त्र का प्रयोग करें। एक ड्रम नीमास्त्र 200 लीटर का, तो उसमें सिंचाई के साथ इसमें प्रयोग करें और नीमास्त्र का ही इसमें स्प्रे कर दें। और हर पानी के साथ फिर जीवामृत आप देते रहें। तो ढैंचे में जब हर बार आप जीवामृत देंगे और बिजाई से पहले, जैसे आपने किसी भी फसल की बिजाई से पहले घन जीवामृत का प्रयोग किया है, तो उसमें जब आप ये डालेंगे तो उसमें सूक्ष्म जीवाणु केंचुओं की संख्या लगातार हमारी बढ़ती चली जाएगी। और इस तरह से जब जीवाणु और सूक्ष्म जीवाणु और केंचुओं की संख्या जब लगातार बढ़ती चली जाती है, तो समझो उस जमीन में कोई भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, क्योंकि मिट्टी के अंदर हर तरह के सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हर तरह की समस्या से निजात पाने में सक्षम होते हैं। और जब सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए आपके बढ़ते चले जाएंगे, तो आपकी फसल में, मैं कहता हूं जैसे धान जैसी फसल में, तो आपको कुछ भी खाद के रूप में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने हरी खाद ले ली है, हरी खाद ले ली, उसमें जीवामृत, घन जीवामृत आपने प्रयोग कर लिया है, तो उसमें आपको कोई सी वैरायटी लो आप, चाहे हाई यील्डिंग वैरायटी है, जैसे ज्यादा पैदावार देने वाली आपकी किस्में हैं। एक कंसेप्ट रहता है कि प्राकृतिक खेती में हम देसी किस्में ही लेंगे या बासमती की किस्में ही लेंगे क्योंकि दूसरी फसल नहीं हो पाती, ऐसा कतई नहीं है। अगर जमीनों की हम ज्यादा जुताई करते हैं बार बार और प्राकृतिक खेती करते हैं, तो बार बार जुताई करने का मतलब यह है कि जमीन की ताकत नहीं बनेगी उससे। बार बार जुताई करने का मतलब यह है कि गर्मी की वजह से जो हमारा जैविक कार्बन है, जो खेत में एक्यूमुलेट होता है, जो इसका संचय होता चला जाता है, वो टूट जाता है और वातावरण में चला जाता है और ग्लोबल वार्मिंग करता है। लेकिन जब हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं, इसमें मल्चिंग वगैरह का प्रयोग करते हैं, खेत की कम जुताई करते हैं, हरी खाद का प्रयोग करते हैं, ये तीन चीजें ऐसी हैं, तीन में से अगर दो का ही फॉलो कर लेंगे आप, प्राकृतिक खेती शर्तिया तौर पर आपकी कामयाब होगी और 1 से 2 साल के अंदर ही आपके खेत का जैविक कार्बन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी फसल लें, कोई भी किस्में लें, जैसे आप ड्वार्फ धान की, जैसे सेमी ड्वार्फ वैरायटीज होती हैं जो ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटीज होती हैं, जैसे PR 126 वगैरह है, HKR 47 वगैरह हैं, या PR की दूसरी जो किस्में हैं जो ज़्यादा पैदावार देते हैं, तो कोई भी फसल ले सकते हैं। और यहाँ का ये अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राकृतिक खेती में धान और गन्ने में कोई समस्या ही नहीं है और धान की फसल आसपास के सभी किसानों से ज़्यादा मिलती है। और मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि सीजन में आए और गुरुकुल फार्म का विजिट करें, क्योंकि यहाँ 180 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती की पद्धति से खेती की जाती है और किसी भी तरह का रासायनिक जो फर्टिलाइजर है या रासायनिक जो इनपुट है उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।